नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। एनसीपी चीफ शरद पवार को आज संडे सरप्राइज मिला। वो सरप्राइज ऐसा था जिससे महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवंडर आ गया। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी का वजूद बनाने में शरद पवार ने पूरे 25 साल लगा दिए। आज उसी एनसीपी को बचाए रखने का संकट है और यह संकट शरद पवार के भतीजे अजित पवार की वजह से आया है। अजित पवार ने आज दोपहर डिप्टी सीएम की शपथ ली और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में सीनियर पवार का सियासी करियर अस्त हो जाएगा या जूनियर पवार ज्यादा असरदार साबित होंगे। आखिर कैसे अजित पवार ने 48 घंटे में पूरा खेला कर दिया, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। एनसीपी में बगावत की सबसे प्रामाणिक इनसाइड स्टोरी। गंगा में जब पानी बह गया, यानी सबसे बड़ी बगावत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शरद पवार से सवाल पूछा गया कि एनसीपी का नेता कौन, तो उन्होंने हाथ उठाकर जवाब दिया, मैं। शरद पवार। अब ये भतीजे अजित पवार को चैलेंज था या कुछ और, लेकिन इतना तो तय है कि एनसीपी यानी शरद पवार, ये वो शरद पवार थे जिन्हें शायद इसलिए 82 साल की उम्र में हाथ उठाकर बताना पड़ा कि अहम एनसीपी। इस तरह बताने की नौबत इसलिए आई क्योंकि 22 दिन पहले जो हुआ उसकी कुलबुलाहट से एक बड़े तूफान की आहट तो थी, लेकिन ये तूफान इतने बड़े बवंडर में बदल जाएगा कि एनसीपी खंड खंड हो जाएगी। इसका अंदाजा सियासत के पावरफुल खिलाड़ी शरद पवार को भी नहीं था। चचा शरद पवार देखते रहे और डिप्टी सीएम बन चुके भतीजे अजित पवार 40 विधायक ले उड़े। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। 25 साल में जिस एनसीपी को शरद पवार ने खून पसीने से सींचकर महाराष्ट्र की सियासत में इस मुकाम तक पहुंचा दिया था, जहां महाराष्ट्र में सरकार बनाना बिना एनसीपी के नामुमकिन सा हो चला था, लेकिन आज उसी एनसीपी के दो टुकड़े हो गए हैं। चचा भतीजे के बीच अदावत का नया अध्याय खुल चुका है। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। चचा शरद पवार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। बड़े बड़े संकट उन्होंने देखे हैं, लेकिन इस बार शिकन उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। भतीजे की बगावत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि ऐसी बगावतें उनके लिए मौसम की तरह हैं, पतझड़ के बाद बहार फिर से आएगी। शरद पवार जो कह रहे हैं उस बात में दम तो है, क्योंकि बगावत का ये चैप्टर उनके लिए नया नहीं है। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तस्वीर साल 2019 की है और दूसरी आज यानी 2023 की। दोनों ही तस्वीरों में किरदार एक ही है। सियासत में बगावत के तेवर वैसे ही हैं, बस वक्त बदला है। 2019 में अजित पवार डिप्टी सीएम 80 घंटों के लिए थे, लेकिन इस बार देखना है कि उनकी पारी कितनी लंबी चलती है, क्योंकि शरद पवार तो अभी भी कह रहे हैं कि घर में फूट अभी भी नहीं है। ना ही ये कोई गुगली है जिस पर वो बोल्ड हो गए, बल्कि उन्हें तो अजित पवार के भविष्य की चिंता है। ये गुगली नहीं, ये राहुल है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। शरद पवार भले कहें कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर साफ बताती है कि 2019 के मुकाबले इस बार मामला अलग है। अजित पवार के एक तरफ छगन भुजबल बैठे थे तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के दो कद्दावर नेता अजित पवार के साथ थे।
नहीं, अजीत पवार साहब का और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है कि क्या पार्टी में कोई नाराजगी, कोई फूट? नहीं, कोई फूट नहीं, पार्टी में नाराजगी। अब सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति का संडे सस्पेंस पॉलिटिकल थ्रिलर क्यों रिलीज हुआ? क्यों महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर सियासतदान शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ी? कौन इस बगावत का असली स्क्रिप्ट राइटर है जिसने चचा के खिलाफ भतीजे को बगावत करने पर मजबूर कर दिया? इस सवाल की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन पहले सुनिए TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। और अजीत दादा विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले नेता थे और उन्होंने उनको ये काम करने वाले नेता को जब ऐसे साइडलाइन किया जाता है तो वो ऐसी घटना होती है। और आज वे अजीत दादा आ गए, उनके सब साथी जिनको दबा के रख दिया था, जब परिवारवाद ने एक ऐसे कार्यकर्ता को जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, दबंग कार्यकर्ता होता है, उसको ऐसे तरह दबोचा जाता है, काम करने का मौका नहीं देता है, तब वो ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अजित पवार ने बागी तेवर एकदम से अख्तियार किए हैं। दरअसल एनसीपी में उनके साथ पिछले 3-4 साल में जो कुछ हो रहा था उसे वो दबाए बैठे थे। लेकिन 10 जून को एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर जैसे ही शरद पवार ने अजित पवार को दरकिनार करके सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, बस वहीं से तय हो चुका था कि अब अजित पवार खामोश नहीं बैठने वाले। सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार के ऐलान ने अजित पवार को इतना बेचैन कर दिया कि उन्हें एनसीपी पराई लगने लगी और 2019 वाले बागी तेवर फिर से जिंदा हो गए, जिसके बाद 22 दिनों में बगावत की पूरी पटकथा तैयार होती चली गई। कई सीक्रेट मीटिंग्स हुई और संडे को पूरा खेल सामने आ गया। छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की मी अदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की मी अनिल भाईदास पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। ऐसे में अजित पवार इस बार पूरे दमखम के साथ एनसीपी के नए बॉस बनने की तरफ बढ़ चले हैं, बल्कि उनके तेवर बताते हैं कि वो एनसीपी के नए बॉस बन चुके हैं, क्योंकि 54 में से 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार के खेमे में सिर्फ 14 ही विधायक बचेंगे, जो आधे से भी बेहद कम हैं, जिनको समेटने का दावा भी अजित पवार खेमे की तरफ से किया जा रहा है। बल्कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तो एक कदम आगे की बात कह दी। वो बोले एनसीपी टूट गई है, अब महाआघाड़ी का भी कोई वजूद नहीं बचा है। काम करत नाही, राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे त्यामुळे विकासाला साथ दिलेली आहे अजितदादांनी। यानी बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि वो अगले साल चुनाव में महाराष्ट्र में कमाल दिखा सकती है। लेकिन एक बड़ा खतरा खुद बीजेपी खेमे में भी पैदा हो गया है कि शिवसेना और एनसीपी के बागियों की ऐसी फौज तैयार हो चुकी है, जिसे संभालने में अगर जरा भी चूक हुई तो बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।